ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू क्या आ गई है 4.50। मतलब स्ट्रेसेस जो कंक्रीट में आया है वो क्या है 4.50 न्यूटन, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या आ गया न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब जो हमारे कंक्रीट में कितना स्ट्रेस डेवलप होने वाला है 4.50 होने वाला है। अब ये वैल्यू हमको मिल गई है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 में डालेंगे तो हमको सिग्मा एस की वैल्यू मिल जाएंगी। तो कैसा होगा, सिग्मा एस वॉज इक्वल्स टू 13.33 सिग्मा सी। अब सिग्मा सी कितना आ गया है 4.50, 13.33 इंटू 4.50, यह आ गया 59.98। कहीं ना कहीं इसको हम क्या बोल सकते हैं 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आगे दोनों की वैल्यू बाद में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन concrete एंड स्टील आर, कंक्रीट में कितना हुआ है 4.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे भी हमने जो डाला है, मतलब आंसर को हम कैसा लिखेंगे, द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन कंक्रीट एंड स्टील आर 4.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा कि जो पहला दिया है उसका आंसर पहला है और जो सेकंड दिया उसका आंसर सेकंड है। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब इसमें क्या बोला गया है, अ स्टील ट्यूब 40 mm inside diameter and 4 mm metal thickness is filled with concrete. Determine the stresses in each material due to axial thrust of 60 kN। ठीक है, अब जो भी गिवन था वो हम लिख लेंगे। गिवन क्या दिया गया, हमको डायमीटर दिया गया तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। थ्रस्ट दिया गया मतलब फोर्स कितना दिया गया है 60 किलो न्यूटन हमको दिया गया है। इसको कन्वर्ट क्या कर लेंगे 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, स्ट्रेसेस निकालना है स्टील ट्यूब में और कंक्रीट में। अब हमको पता था दो इक्वेशंस है हमारे पास, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालनी पड़ेगी। एरिया काय की निकालनी पड़ेगी, स्टील की और कंक्रीट की। तो व्हाट इज एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, स्टील की एरिया मतलब ए एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, π/4 इंटू, अब डायमीटर कौन सा लेंगे हम, ये टोटल इतना जो इंटरनल डायमीटर है वो क्या है 40 mm है, और यहाँ पे जो थिकनेस है ये 4 mm है, और नीचे भी क्या रहेंगी 4 mm की है, मतलब टोटल है 48 mm। अब टोटल में से हम ये माइनस करेंगे, मतलब कैसा हो जाएगा, टोटल d स्क्वायर माइनस द स्मॉल d स्क्वायर। बड़े d में से छोटे d को माइनस करेंगे तो जो बचा है वो स्टील की एरिया है। तो π/4 इंटू द कैपिटल डी कितना है हमारे पास 48 है, माइनस स्मॉल है 40 स्क्वायर, तो एरिया आ जाएंगी स्टील की क्या आ जाएगा 552.92 mm स्क्वायर। यह आ गया है एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील आ गई। अब सिमिलरली हम एरिया ऑफ कंक्रीट निकालेंगे, तो एरिया ऑफ कंक्रीट इज व्हाट, कंक्रीट की एरिया क्या है, इसमें डायरेक्टली दिया गया है π/4 इंटू डी, इसका डी कितना है 40 का स्क्वायर है, डायरेक्टली मिल जाएगा π/4 इंटू 40 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई 1256.63 mm स्क्वायर। अब हम हमारे इक्वेशंस पे डालेंगे। पहला इक्वेशन हमको पता था कौन सा, P वॉज इक्वल टू σ1 A1 प्लस σ2 A2। अब σ1 की जगह हम क्या बोल सकते हैं, स्टील बोल सकते हैं, और σ2 की जगह हम कंक्रीट बोल सकते हैं। सिग्मा एस हमको निकालना है। एरिया ऑफ स्टील कितना दिया गया है
0.92 प्लस सिग्मा ऑफ कॉन्क्रीट हमको निकालना है, इसकी एरिया कितना दी गई है हमको 1256.63, टोटल लोड कितना दिया गया है 60 × 10⁻3। अब इसको हम कैल्सी में डालेंगे तो डायरेक्टली नहीं, इसको कैल्सी में हम नहीं डाल सकते। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास और एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, σ1/E1 विल बी इक्वल्स टू σ2/E2। तो देयरफॉर 1 की जगह S करेंगे, मतलब सिग्मा फॉर स्टील विल बी इक्वल्स टू E/S/E ऑफ कॉन्क्रीट इंटू E ऑफ सिग्मा ऑफ कॉन्क्रीट। अब यहाँ पे हमको मॉड्यूलर रेशो नहीं दिया गया है, मॉड्यूलर रेशो ना देते हुए उन्होंने हमको क्या दिया है, E/S दिया है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दिया है एंड ऑफ कॉन्क्रीट भी दिया है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना दिया गया है 20 × 10⁵ MPa दिया गया है, और ये कितना दिया गया है 0.14 × 10⁵। ओके, ये दिया गया है। अब हमारे पास और एक इक्वेशन तैयार हो जाएंगी। (142.85 सिग्मा सी, ठीक है। नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रहा था, इक्वेशन 1 वॉज 60 × 10⁻3। अब जहाँ सिग्मा एस है उसके जगह हमको वैल्यू पुट करना है। सिग्मा एस क्या है 142.85 सिग्मा सी इंटू, अब पहले से यहाँ पर था 552.92, ये हो गया, प्लस अब यहाँ पर क्या था सिग्मा सी इंटू 1256.63, सिग्मा सी इंटू 1256.63, चेक कर लेंगे 1256.63। अब इसको वैल्यू हम डालेंगे कैल्सी में, तो हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएंगी, सिग्मा सी की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। सो द आंसर इज 0.74, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं सिग्मा सी का हमको आ गया है 0.74 Nm²। अब पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू को हम काय में डालेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमको यहाँ पे स्ट्रेस जो स्टील में है वो भी मिल जाएगा। तो कैसे हो जाएगा 142.85 इंटू 0.74, 142.85 इंटू 0.74, 105.709, 105.709 Nm²। अब ये काय की वैल्यू हो गई, ये स्ट्रेस, दीज बोथ आर द स्ट्रेसेस दैट आर डेवलप्ड इन कॉन्क्रीट एंड इन स्टील। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन कॉन्क्रीट एंड स्टील आर, कॉन्क्रीट में कितना हुआ 0.74 Nm², दिस एंड 105.709 Nm² रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नाउ वी हैव सीन 2 न्यूमेरिकल्स, हमने क्या देखे, 2 न्यूमेरिकल्स देखे हैं इसमें। अब जो असाइनमेंट है वो मैं आपको डायरेक्टली गूगल क्लासरूम में ही सेंड करूंगी, वो आपको सॉल्व करना है, और जो भी आपको डाउट आती है आप मुझे बता सकते हैं। अब देखो जैसे स्ट्रेसेस है, अब मैंने आपको पहले थ्योरेटिकली बताया था, अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था वो सही है कि नहीं है। ये क्या है, स्ट्रेस डेवलप हुआ स्टील में इतना और जो कंक्रीट में हुआ इतना, इससे ये समझ में आ रहा है कि स्टील जो है ये क्या है, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है, मतलब कहीं ना कहीं उसका जो टेंसाइल फोर्स, जो टेंसाइल को जो रेजिस्टेंस है स्टील सबसे ज़्यादा देंगी और कंक्रीट क्या है, कम देगा। इसीलिए हम हमारे बिल्डिंग में स्टील लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कंक्रीट इतना ज़्यादा टेंसाइल फोर्स
बेयर नहीं कर सकता, वो सहन नहीं कर पाता है। जो कॉन्क्रीट है वो सिर्फ कंप्रेशन ले सकता है, टेंसाइल को ज़्यादा ले नहीं सकता। टेंसाइल कौन लेगा? स्टील लेगा। ओके, थैंक यू।